हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी हूँ अपने परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम जुड़े हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4। जो आज हमारा सेशन होने वाला है वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले हम 3 सेशन कर चुके हैं, 3 वीडियो में सीख चुके हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे लॉजिक और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी। आज हम अलग तरीके का कोडिंग डिकोडिंग का ही लास्ट टाइप करने वाले हैं, तो उस सेशन में हम जुड़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, सेशन को लाइक कर दिया होगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तो स्टूडेंट, कोडिंग डिकोडिंग में अब सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों का इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपका व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, थ्रेड हो, कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सब का ही लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप रहता है। आप वहां से जाके क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर अगर आपको अपना कोई क्वेरी सॉल्व करना है, गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप हमसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉल पे कनेक्ट करने के लिए आपके सामने नंबर है 7272824365। इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो हमसे जुड़ सकते हो और अपनी क्वेरी और सॉल्यूशन पा सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट आता है या फिर आपको सेशन में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स तो है ही आपके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कंसर्न है, कोई डाउट आता है तो आप उनको हमारे वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.muft.shiksha पे जाके आप वहाँ पर 100 नंबर्स ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स के डाउट्स पूछ सकते हो और वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपने सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। दैट्स मीन्स पूरे ही गवर्नमेंट सेक्शन के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स मतलब एस्पिरेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको लिए हम पूरा ही सिलेबस, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपका चाहे एसएससी से रिलेटेड, आपका रेलवे से रिलेटेड सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, कोई स्टेट लेवल हो गया, पुलिस के एग्जाम्स हो गए, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए पूरा ही सिलेबस हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करा रहे होते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन की कॉस्ट ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हों, उनके लिए हमने अपने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ से जुड़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पा सके। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। आपका जो भी कंसर्न होता है आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, आप हमेशा कोई भी डाउट और क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो देखते हैं आज के सेशन में हमारा क्या रहने वाला है, मोटिवेशन ऑफ द डे क्या होने वाला है। सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशन है, When life gives you 100 reason to break down and cry। जब आपका जीवन जो है आपको बहुत सारे रीज़न देता है किस चीज़ को, मतलब आप बहुत ज़्यादा टूट के बिखर चुके हो, सिर्फ आपको आगे का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। लाइफ में ऐसा बहुत बार हो रहा होता है। आप जैसे जैसे इनिशिएट करोगे ना आगे की तरफ, आपको बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन की तरफ फील होगी, टूटे हुए बिखरे हुए नजर आओगे आप अपने आप में ही। तो वहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, तो आपको अपनी लाइफ को दिखाना है। शोज लाइफ दैट यू हैव अ मिलियन रीजन। आपके पास मिलियन रीजन है किस चीज़ के लिए, टू स्माइल एंड लाफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। मजबूत रहना है हमें उस सिचुएशन में। ये नहीं हमें आगे का रास्ता ही नहीं नज़र में आ रहा कि हमें करना क्या है, आगे की चीज़ें बढ़नी कैसे है, तो वहाँ पर हम हताश होकर बैठ जाते हैं, उदासी मनाते हैं, रोते हैं,
बाकी आगे का स्टेप कुछ सोचते नहीं है। अरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पाने का क्या रास्ता है, उस चीज को हमें हमेशा पॉजिटिव रह के और स्ट्रांग रह के सोच के अपने उस प्रॉब्लम को टैकल करके, उस प्रॉब्लम से को फेस करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशन थॉट पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कुछ हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी बन सके चैप्टर में। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, जहां पर हमने ये देखा कि कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। पहला टाइप होता है आपका लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में मैंने आपके सामने 2 सेशन रखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपको हर लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरे सेशन में हमने देखा था नंबर कोडिंग का, और नंबर कोडिंग में हमने आपको बताया था कि आपको अपोजिट नंबर्स, अपोजिट लेटर्स भी याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमने देखा लेटर कोडिंग से 7 टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। वो 7 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके के आपके एग्जाम्स में वहाँ से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नंबर कोडिंग में हमने देखा नंबर का यूज करके 2 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं नंबर कोडिंग से, और नंबर टाइप्स का यूज करके, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का यूज करके किस तरीके के क्वेश्चंस में फ्रेमिंग की जा सकती है, किस तरीके से चेंजेस करके आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने यहाँ से भी डिस्कस किया था। और आज का सेशन हमारा होने वाला है 3rd टाइप, और 3rd टाइप में हम सीखने वाले हैं मिक्स्ड कोडिंग। ठीक, 3rd टाइप में हम सीखने वाले हैं, आपका जो 3rd टाइप है, 3rd टाइप, हम 2 टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। 3rd टाइप में हमें करना है मिक्स्ड कोडिंग, और मिक्स्ड कोडिंग में बहुत सारे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर एक एक वेराइटी के हम क्वेश्चंस को देख रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, मिक्स्ड कोडिंग में पहला पार्ट होता है आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, अभी तक के क्वेश्चंस में क्या होता था, आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था। ठीक, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में आपको अपना कोई दिमाग नहीं यूज करना, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है और उसको अप्लाई करके क्वेश्चंस में अप्लाई करके आगे बढ़ जाना है। सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में ये सब्स्टिट्यूशनल वाले कोडिंग। ठीक, उन क्वेश्चन में आपको ये दिमाग लगाना था, प्लेस वैल्यू लिखना था, फिर लॉजिक फाइंड आउट करने थे, कौन से लॉजिक से हमारा क्या आंसर आएगा। एक बार लॉजिक फ्लॉप हो गया, दूसरा लॉजिक ढूंढने के लिए हम रेडी रहते थे। ऐसे नंबर कोडिंग में भी होता था, लेकिन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में हमें बस एक ही कॉन्सेप्ट को सीखना है और उस कॉन्सेप्ट से हमारे सारे ही क्वेश्चन बनने के लिए रेडी होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में किस तरीके के, आपको इस सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम होता है हमारा, आपने सुना भी होगा, चाइनीज कोडिंग। अब चाइनीज कोडिंग ऐसा क्यों बोलते हैं वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसको चाइनीज, जापानीज कोडिंग ऐसे नामों से भी जाना जाता है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और चाइनीज कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या, मतलब क्या है, पहले इसका मीनिंग जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है, अगर मेरा ये पेन सोचो बाई चांस खराब हो चुका, नहीं है मुझे इसका यूज, ठीक, मतलब खराब हो गया और मुझे इसकी जरूरत है, तो मैं इस पेन की जगह कोई दूसरा तो सब्स्टिट्यूट लेके आऊंगी ना, या तो मैं स्केच पेन लेके आऊंगी, या तो मैं बोर्ड वाला मार्कर लेके आऊंगी, कुछ तो मैं इसका सब्स्टिट्यूट यूज करूंगी। दैट्स मीन्स इसकी जगह पे अगर मैंने किसी और चीज को रिप्लेस कर दिया तो वो इस मार्कर का या इस पेन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें भी क्वेश्चन में एक वर्ड को रिप्लेस करके क्या लिखा गया है उसी चीज को फाइंड आउट करना होता है। अब देखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशनल या फिर चाइनीज कोडिंग। यहाँ से भी इसके भी 2 पार्ट फ्रेम होते हैं। एक तो बहुत ही इजी, सिर्फ देख के आंसर बताना है, एक में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जिसको अब हम सीखने वाले हैं। तो आप बोर्ड पे फोकस करना किस तरीके से। आपके सामने जो ये स्लाइड ओपन हुई है, यहाँ पर ये ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पर ये बताया जाएगा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में। सपोज करो आपके सामने दे दिया गया शी इज गुड, गुड रिप्रेजेंट्स ब्यूटीफुल, इस तरीके का एक क्वेश्चन है, और इसको दे दिया शी इज गुड इज कोडेड एज, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देखेगा, इज कोडेड एज ली टी मो, यहाँ पर हो गया पी सी ली। इस तरीके से मैंने ये 2 कोड पूछ लिया, 2 स्टेटमेंट दे दिया आपके सामने। अब क्वेश्चन में पूछ रही हूं व्हाट इज द कोड फॉर गुड।
आपका गुड का कोड क्या हो जाएगा? बस, तो अब कहोगे अब कैसे फाइंड आउट करना है? तो यही चीज तो हमें सीखनी है। यहां पर बोल दिया गया कि व्हाट इज द कोड फॉर गुड, गुड का कोड क्या होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को आप रीड करो। यहां पर गिवन है शी इज गुड, शी इज गुड, और नीचे गिवन है गुड रिप्रेजेंट ब्यूटीफुल। ठीक, अब गुड दोनों स्टेटमेंट में प्रेजेंट है ना, दोनों ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, तो जो इनकी कोडिंग होगी वो भी तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट होगी। सिमिलर जो होगा वही उनकी कोडिंग हो जाएगी। यहां पर इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर यहां पर शी पहले रखा है, शी आपका पहला वर्ड है, तो जरूरी नहीं है कि शी का कोड LI ही होगा, जरूरी नहीं है कि इसका कोड TI ही होगा या फिर गुड का कोड MO ही होगा। ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन एक चीज फिक्स्ड है। वो कौन सी चीज फिक्स्ड है? शी इज गुड का जो कोड होगा ना, वो इसी पर्टिकुलर लाइन में ही मिलेगा, इसी एक स्टेटमेंट में ही आपके सामने रखा गया होगा। अब यहां पर क्वेश्चन की डिमांड क्या थी स्टूडेंट, कि गुड का कोड बता दो। अब गुड हमारे दोनों ही स्टेटमेंट में है, यहां पर भी गुड प्रेजेंट है और यहां पर भी गुड प्रेजेंट है, तो इसका गुड का जो कोड होगा इन्हीं दोनों स्टेटमेंट में। तो आप देखोगे कौन सा ऐसा वर्ड कॉमन है जो दोनों में ही प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा, जो इनकी कोडिंग दी गई थी, ये ली हो गया और ये ली हो गया, तो ली मेरे दोनों ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, तो इस गुड का कोड क्या हो जाएगा? ली हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। यहां तक किसी को डाउट? एक बार वापस से देखते हैं। हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन में कॉमन वर्ड ढूंढने की जरूरत होती है, और वो कॉमन वर्ड को ढूंढते टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर स्टेटमेंट था शी इज गुड, को कोडेड किया गया है इस फॉर्मेट में, गुड रिप्रेजेंट ब्यूटीफुल, उसको कोड किया गया है इस फॉर्मेट में। अब हमने क्या देखा, गुड का लॉजिक पूछा था कि गुड का कोड क्या हो जाएगा, तो गुड दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन था, तो हमें एक ऐसा वर्ड देखना था कि जो दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन हो। तो यहाँ पर ली हो गया और यहाँ पर भी ली हो गया, इस वजह से जो गुड का कोड हो गया वो ली हो जाएगा। इसको चाइनीज कोडिंग भी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये समथिंग थोड़ा सा ऐसा रिजेंबल होता है, इस तरीके का दिख रहा है कि ली, टी, मो, पी, सी, ली, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये क्यों लिखा गया है, बस लिख दिया गया है, कुछ भी समझ के इसको लिख दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये नहीं देखना, इसलिए इसका नाम चाइनीज कोडिंग, जापानीज कोडिंग बोल देते हैं, बट नॉर्मल नेम इसका सब्स्टिट्यूशनल, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो कोडिंग डिकोडिंग से इसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ है? आगे कुछ और चीज देख लेते हैं। अगर आपसे स्टूडेंट पूछा होता व्हाट इज द कोड फॉर शी, अगर यहीं पर हमसे पूछ लिया होता कि बता दो शी का कोड क्या हो जाएगा, अब तो कहोगे कि मैम शी का कोड तो या तो टी हो जाएगा या तो मो हो जाएगा। आप यहां पर कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन में आप कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि शी का कोड टी होगा या मी होगा, क्योंकि शी कहीं दोनों ही स्टेटमेंट के अलावा और कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, और कहीं प्रेजेंट नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे से शी का कोड पूछा जाए तो शी का कोड आपका टी भी हो सकता है और मो भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इट्स डिपेंड ऑन ऑप्शंस, वो सारी चीजें निर्भर करती हैं आपके सामने ऑप्शंस किस तरीके से दिए जा रहे हैं, विकल्प कैसे दिए गए हैं। या तो आपके सामने बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता, या तो देखो इस तरीके से गिवन है TI, MO, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन हो गया आइदर A और B, और D ऑप्शन हो गया C। अब आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? अगर आपसे शी का कोड पूछा है तो TI भी हो सकता है, MO भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा रिप्रेजेंट किया जा रहा है? यहाँ पर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आइदर, या तो पहला या तो दूसरा। अगर हमारे सामने इसी का ले लेते हैं, ऑप्शन में प्रेजेंट होता आपका मो, सी, पी और ली। अब ऑप्शन क्या मार्क करते हैं इसके अकॉर्डिंग? जल्दी बताओ क्या ऑप्शन मार्क करते हैं हम? यहाँ पर हम
मो के साथ हो जाते, क्योंकि जब टी नहीं है तो मो शी का कोड हो जाता। लेकिन अगर ऑप्शन में सपोज दैट, यहाँ पर एक और ऑप्शन लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन इस तरीके का प्रेजेंट है, सी टी मो और सी एंड डी, तो अब इसके साथ किस ऑप्शन के साथ जाते? अभी बस हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी भी गलती मत करना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के साथ, इस वाले फॉर्मेट में, अब हम किस ऑप्शन के साथ मार्क करते? शी इट मो। अगर आपसे शी का कोड पूछा होता तो वो वाला शी है, टी है, मो है, या सी एंड डी, तो फिर इस क्वेश्चन के साथ हम सी एंड डी ऑप्शन के साथ जाते। कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर दो दो ऑप्शन आ रहे थे ना, शी के जब दो ऑप्शन आ रहे हैं तो हमारे पास तो ये दोनों ही प्रेजेंट है, टी भी और मो भी, तो आप किसको ऑप्ट करोगे? आपके पास कोई बेटर चांस नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? तो हमें सी एंड डी के साथ मार्क करना होगा। तो इस सेक्शन से हम सी एंड डी जाएंगे, इस सेक्शन से हम इस पे जाएंगे, और इस वाले सेक्शन से हम ए पे जाएंगे, ए सी और वहां से डी। क्लियर? गॉट इट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए एक क्वेश्चन और देख लो आप। आपके सामने लिखा है, रीजनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस देख लेते हैं, रीजनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट is easy, every easy is not lovely। इनको कोड क्या किया गया है? few लो मी का, ठीक, का मी नो ला, यहां पर हो जाएगा मी ला, अरे टो, टा लिख दिया, ये टो है, लो है, टा, और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 5 लिखना है, इसको हम ले लेते हैं सा और हा। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन आपके सामने पहला है, व्हाट इज द कोड फॉर easy subject? What is the code for easy subject? easy subject का कोड क्या हो जाएगा? आप फटाफट से इसका आंसर बताएं। तो सबसे पहले आप easy देखो, easy का कोड फाइंड आउट करो। easy कौन कौन से स्टेटमेंट में प्रेजेंट है? तो easy हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में प्रेजेंट है और थर्ड स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। क्या इस easy के अलावा और भी वर्ड प्रेजेंट है? हाँ जी हाँ, हमारे पास तो इज भी प्रेजेंट है। तो अब आप इज इजी और इज इजी का कोड कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब यहाँ पर देखो, दोनों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में ही प्रेजेंट है? तो हमें क्या दिख रहा है? एक ला दिख रहा है, और इज का हमारे पास क्या हो जाएगा? मी दिख रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए मी हो गया। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि इजी का कोड क्या होगा? इज तो आपके तीनों स्टेटमेंट में प्रेजेंट है ना, इज इजी दोनों में प्रेजेंट है, तो अभी तो हम यहाँ से इजी का कोड नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो इज आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना, इज हो गया, ये इज हो गया, ये इज हो गया, तो इज तो तीनों में प्रेजेंट है। अब तीनों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों में ही दिख रहा है? तो जो ये मी और मी हो गया, ये हमारे तीनों में प्रेजेंट है, तो मी कोड हो गया हमारा इज का। तो अब आप इजी का कोड एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो ना, इजी का कोड क्या हो जाएगा? ला।
सब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में है, तो ऐसा वर्ड देखो जो सिर्फ इसी वाले सेकंड स्टेटमेंट में ही प्रेजेंट है। तो इंटरेस्टिंग, आपका इंटरेस्टिंग यहां से कैंसल आउट, तो इजी का सिर्फ सब्जेक्ट का सिर्फ हमारे पास कोड क्या बचा, नो। अब आपके सामने ऑप्शन ऐसे दे दे या फिर ऑप्शन नो ला दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही ऑप्शन को हमें करेक्ट मानना पड़ेगा। ठीक, आगे पीछे करके दे देता है तो भी आपके ऑप्शन में कोई फर्क नहीं है, आप उस ऑप्शन को करेक्ट मानोगे। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। अगर आपके सामने वर्ड पूछा है इजी सब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन में मत चेक करने जाना कि ला नो ही होना चाहिए, नो ला भी दिया है तो भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये था आपका एक कॉन्सेप्ट, ये था फर्स्ट टाइप। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से एक तरीके का क्वेश्चन बनता है, ये है आपका फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट इसको एक बार आप चेक कर लो, फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप 2 सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ही टाइप नंबर 2 आपका क्या कहता है। अगर आपके सामने गिवन है ब्लू मीन्स ब्लैक, black means orange, orange means red। ठीक, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया what is the color of रोज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टाइप, एक क्वेश्चन होता है, आपको बोल दिया गया ब्लू इज कॉल्ड पर्पल, पर्पल इज कॉल्ड pink, pink is called red। और फिर से क्वेश्चन के डिमांड है what is the color of rose। दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। अब दोनों का आंसर सेम हो गया क्या? हमारे पास एक सस्पेंस आया, क्या दोनों का आंसर सेम हो जाएगा क्या? आइए चेक कर लेते हैं दोनों का आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा। यहां पर देखो स्टूडेंट, एक चीज समझना, क्या बोला जा रहा है, नीले का मतलब है या नीले का अर्थ है या मतलब है क्या, काला। और इसमें क्या बोला गया, नीला, नीले को बोला गया है पर्पल। दोनों ही स्टेटमेंट में आपका डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, आइए जरा चेक कर लेते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में मीन्स दे रखा हो, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है। पहले आंसर देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ रोज, तो रोज का कलर क्या हो जाएगा, तो रोज का कलर रेड होता है। अब रेड को यहां पर क्या बताया गया है, ऑरेंज। अब यहां पर देखना, जब भी आपके क्वेश्चन में मीन्स बताया जाए तो वहां पर उस कलर के आफ्टर वाला लेना है, उस कलर के बिफोर पहले वाला लेना है। और यहां पर व्हाट इज द कलर फॉर रोज, तो यहां पर जब भी आपका कॉल्ड करके दिया गया हो तो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो रेड से आफ्टर वाला लिया जाएगा। यहां पर लिख देती हूं, रेड के आफ्टर वाला होगा हमारा आंसर। बस आपको एक चीज ध्यान देनी है यहां पर, बस यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है। वो क्या ध्यान देना है कि जब भी आपका मीन दिया जाए तो आपको हमेशा बिफोर वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस मीन के अलावा जो भी कुछ दे दिया जाए, इज कॉल्ड, इज नोन एज, किसी भी तरीके का वर्ड दिया जाए,
तो वहां पर आपका आफ्टर वाला ही कंसिडर किया जाएगा, बाद वाला ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा था व्हाट इज द कलर ऑफ रोज, रोज का कलर क्या होगा, तो रोज का कलर क्या होता है रेड, और रेड से बिफोर क्या दिया गया है ऑरेंज, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आया कि रोज का कलर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज। लेकिन यहाँ पर भी तो वही क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द कलर ऑफ रोज, और रोज का कलर होता है आपका पिंक, और पिंक को यहाँ पर क्या बताया गया है रेड या पिंक, तो यहाँ पर बाद वाला कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आएगा रेड और यहाँ पर आपका आंसर आएगा रोज। दोनों में डिफरेंस ये है। सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सामने ना ये 3 डिब्बे हैं और इन तीनों डिब्बों पे कलर का स्टिकर लगा दिया गया। कैसा स्टिकर, ये है आपका ब्लू कलर का स्टिकर, ये है आपका ऑरेंज कलर का स्टिकर और इस पे है आपका रेड कलर का स्टिकर। ठीक, सेम यहाँ पर भी आपके पास 3 कलर हैं और 3 कलर में एक हो जाएगा आपका ब्लू, एक हो गया आपका पर्पल और एक हो गया आपका पिंक। लेकिन क्या हुआ, कलर के नाम तो ये दे दिए गए, लेकिन इन डिब्बों के अंदर, इन कंटेनर के अंदर वो असली कलर नहीं है जिनका स्टिकर लगाया गया है। मिस्टेक हो गई, एक इंसान से गलती हो गई। क्या गलती, कलर आपके पास ब्लू है, ऑरेंज है और रेड है, लेकिन ब्लू वाले में ब्लू कलर नहीं है, सिर्फ स्टिकर लगा है ब्लू कलर का, लेकिन उसमें कलर कौन सा है, ब्लू मतलब ब्लैक, इसके अंदर ब्लैक कलर माना जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट, नाइट का कलर क्या है, तो ब्लैक, और ब्लैक के बिफोर, पहले आफ्टर वाला क्या है हमारा, बिफोर वाला क्या दिखाई दे रहा है, ब्लैक से पहले वाला ब्लू है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्काई इज द, नाइट इज द कलर ऑफ ब्लू। ठीक, तो यहाँ पर मिस्टेक से, मतलब जो स्टिकर लगे हैं उन डिब्बों में वो कलर नहीं है, गलती से स्टिकर लग चुका है। तो जब भी मीन्स वाला आए तो हमें पहले वाला लेना है। वैसे भी यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते हैं, एक आधी क्वेश्चन दिख गया तो आपका आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 के बाद से पेपर को बहुत वैलिड तरीके से बनाया जाने लगा है। 2022 से पहले तो रीजनिंग में कुछ भी पूछ देता था, कोई सा भी लॉजिक, कहीं से भी लॉजिक मुंह उठा के आपके सामने दे दिया जाता था, लेकिन 2022 से पेपर का पैटर्न सेट कर दिया गया है। आपका बिल्कुल नॉलेजेबल क्वेश्चन, सीक्वेंस से रिलेटेड, आपका कुछ चीजें वैलिड हो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान देना। यहाँ पर बाद वाले का आंसर होता है और यहाँ पर हमारे पहले वाले का आंसर होता है। तो एक सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का फॉर्मेट आपने वो देखा, एक सब्स्टिट्यूशनल का कोडिंग का फॉर्मेट आपने ये देखा। अब इन्हीं तरीके के, दोनों तरीके के क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच हमारी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड द क्वेश्चन बिलो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने हिंदी में तो क्वेश्चन ही नहीं रखे हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया, हिंदी में तो है ही नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी इंग्लिश में ही पूछा जाता है, इसका कोई हिंदी है ही नहीं। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टर को पीजीएन, केएमएन और डीईपी के ही सेंस में ही कोड करता है, इसका हिंदी में करके नहीं दिखेगा। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही दिखता है, इसलिए नहीं रखा है हिंदी में। पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टर इज कोडेड इज दिस। अब क्या आप एक एक वर्ड का कोड निकाल के रख लोगे? अगर हमसे बोला जाए कि आप सबका कोड फाइंड आउट करो, तो वो सबका कोड तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन वो चीज हमारा बेनिफिशियल होता है बैंकिंग के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से हमारे पास बैंकिंग के फील्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है चाइनीज कोडिंग से या सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से। लेकिन हमारे जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, यहाँ से सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप एक क्वेश्चन के लिए इस पे 1.5 से 2 मिनट क्यों बर्बाद करने जाओगे? जो क्वेश्चन की डिमांड है सिर्फ उसी चीज को अप्लाई करके, स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करके अपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब कैसे, सबसे पहले देखते हैं। ये तो आपको डेटा दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का कोड क्या हो जाएगा? तो हमें आंसर पर्सनल का और इंफॉर्मेशन का कोड फाइंड आउट करना है। चलते हैं अपने पिछले स्लाइड में। अब देखो पर्सनल और इंफॉर्मेशन, तो मुझे क्या दिखा, इंफॉर्मेशन इस वाले
स्टेटमेंट में है, इंफॉर्मेशन इस वाले स्टेटमेंट में है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन के अलावा कोई और भी वर्ड प्रेजेंट है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं प्रेजेंट। पर्सनल भी अलग, कलेक्टर भी अलग, द भी अलग, इस भी अलग और हेल्पफुल भी अलग। तो हमें क्या दिखा कि इंफॉर्मेशन इन दोनों ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, तो जो इसका कोड होगा वो भी तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट होगा। तो इस दोनों स्टेटमेंट में देखो कौन सा ऐसा वर्ड दिख रहा है जो दोनों में ही प्रेजेंट दिख रहा है। तो हमें क्या दिखा, PGN और PGN दोनों में प्रेजेंट मिला। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन का स्टूडेंट आपके सामने कोड हो जाएगा, इंफॉर्मेशन का कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा PGN। अब आपसे पूछा गया था पर्सनल का भी, तो दोनों का मर्ज करके पूछा था, पर्सनल और इंफॉर्मेशन का कोड बताना था। अब पर्सनल वाले में पर्सनल आपका फर्स्ट में प्रेजेंट है, थर्ड में प्रेजेंट है। क्या पर्सनल के अलावा और भी कुछ प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कलेक्टर, और यहां पर भी कलेक्टर। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि पर्सनल और करेक्टर में से, कलेक्टर में से कौन सा हमारा वैलिड हो जाएगा। इस पर्सनल का डेफिनेट कोड क्या होगा आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि पर्सनल का अब देखो दोनों में KMN भी प्रेजेंट है और DEP भी प्रेजेंट है। अब पर्सनल का लिखा गया है या कलेक्टर का लिखा गया है, इन दोनों में से आप कैसे डिफाइन करोगे? दोनों का ही कोड हो सकता है आपका KMN और DEP। तो यहां से तो हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे ना कि पर्सनल का एग्जैक्ट कोड क्या होगा। ये PGN, ठीक है, PGN के साथ KMN भी आंसर आपका हो सकता है, और PGN के साथ आपका DEP ये भी आंसर हो सकता है। अब आंसर हमारा कैसे मिलेगा? डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शंस के लिए। हमारे सामने चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या है। PGN, देखो PGN KMN भी दिख रहा है और PGN DEP भी दिख रहा है, तो दोनों ही तो आपके आंसर आ रहे थे, PGN KMN और PGN DEP। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर E के साथ जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है, कोड वर्ड कैसे फाइंड आउट करना होता है। सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन वर्ड फाइंड आउट करो और कॉमन का ही कोड क्या गिवन है उन्हीं कॉमन को ही सर्च करना है। अगर उन कॉमन को दो दो स्टेटमेंट में सेम ही वर्ड प्रेजेंट है, कहीं थर्ड जगह प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसमें हमेशा आपकी पॉसिबिलिटी आएगी। और वैसे भी एग्जामिनर कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देख लेना, बैंक का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, मैक्सिमम 11 वर्ड ढूंढवाता है। जो आपके ये कोड के लॉजिक बनते हैं मैक्सिमम 11 वर्ड ढूंढवाएगा, 11वां से 12वां वर्ड आपका फ्रेम ही नहीं करता है, सिर्फ 11 वर्ड के लॉजिक आपको फाइंड आउट करने होते हैं। अगर आप चाहो तो पर्सनली एक एक का कोड फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं कैसे हम एक एक का कोड फाइंड आउट करेंगे। आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया, पर्सनल और कलेक्टर में पॉसिबिलिटी हो गई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का काम खत्म। नेक्स्ट देखो, इंफॉर्मेशन हो चुका है, हेल्पफुल इज द। अब देखो हेल्पफुल हमारा सेकंड में भी प्रेजेंट है और हेल्पफुल हमारा फोर्थ में भी प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बता दो हेल्पफुल का कोड क्या हो जाएगा, बता दीजिए हेल्पफुल का कोड क्या हो जाएगा। तो हेल्पफुल दोनों में देखो और कुछ तो प्रेजेंट नहीं है ना, नहीं, द इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल, हेल्पफुल असिस्टेंट रिक्वायर्ड। तो हेल्पफुल हेल्पफुल दोनों में प्रेजेंट है, इस वाली लाइन में और फोर्थ वाली लाइन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों जगह ही कॉमन दिख रहा है। तो मुझे क्या कॉमन दिखा, DRE, और DRE मेरा हेल्पफुल का कोड हो जाएगा। ठीक, और कौन सा बचा हमारे पास, इज और द में हम नहीं बता सकते, द और इज में पॉसिबिलिटी आ जाएगी। क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज और द के लिए? इज और द के लिए पॉसिबिलिटी H, J, K और Q, U, H दोनों ही आंसर। अब पहला स्टेटमेंट खत्म, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा खत्म। अब यहाँ पर बचता है असिस्टेंट ऑफ और यहाँ पर असिस्टेंट रिक्वायर्ड। तो असिस्टेंट असिस्टेंट तो कॉमन हो गया, तो हम असिस्टेंट का आंसर निकाल सकते हैं। क्या दोनों ही स्टेटमेंट में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, MPK कॉमन दिख रहा है ना, तो असिस्टेंट का कोड मेरा हो जाएगा फिक्स्ड MPK, और एक ऊपर बच जाएगा आपका क्या, ऑफ, और नीचे बच जाएगा रिक्वायर्ड।
अब ऑफ में एमपीके हो गया, केएमएन भी हो चुका है ना आपका, हाँ, डीईपी भी हो गया है। तो इस ऑफ का वर्ड इधर इस वाले स्टेटमेंट में एक वर्ड बचा और इधर भी हमारे पास एक ही कोड बचा हुआ है। तो ऑफ का कोड हो जाएगा हमारा FIJ और रिक्वायर्ड यहाँ पर एक लौता बचा है और इधर कौन सा एक लौता वर्ड बचा है, KLF। तो रिक्वायर्ड का कोड हो जाएगा मेरा KLF। ठीक, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड ढूंढने हैं। मैक्सिमम कह रही हूँ सिर्फ 11 ही वर्ड ढूंढने होंगे और ये वाला पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बैंकिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में। तो वहां पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बैंक में इससे रिलेटेड, SSC में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स एक्यूरेसी के साथ लाने के लिए हम ऐसे निकालें तो हमारा आंसर भी एक्यूरेट होगा, वरना थोड़ा बहुत हमें डाउट रह जाता है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना होता है हमें, तो उसके लिए इस मेथड का आप यूज कर सकते हो कि सारे ही वर्ड का कोड फाइंड आउट कर लो और फिर जो भी क्वेश्चन के डिमांड है उसका अपना आंसर बता दो। अब देखो हमने सारा कोड फाइंड आउट कर लिया ना। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कोड फॉर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का कोड क्या हो जाएगा और हमने रिक्वायर्ड का कोड यहाँ पर क्या निकाला है, KLF। KLF किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चीजें क्लियर हुई, सिंपल है, डाउट किसी को? चलो तो बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये रहा, व्हाट इज द कोड फॉर करियर पॉसिबल। करियर पॉसिबल का कोड कहाँ हो जाएगा? सबसे पहले आप देखो पॉसिबल और करियर हमारा गिवन कहाँ है। पॉसिबल ये रहा और करियर ये रहा। कहीं और भी पॉसिबल और करियर प्रेजेंट है क्या? बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, गुड अटेम्प्ट एट द एंड, गुड एंटरप्रेन्योर, अटेम्प्ट सक्सेसफुल, नहीं, बस यही 2 जगह पे प्रेजेंट है। तो हम ऐसा वर्ड देखते हैं ना कि जो इन दोनों ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। तो देखो आपका एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर कैंसल हो जाएगा, दैट्स मीन्स GRE से GRE कैंसल, और फिर आपका यहाँ पर गुड से गुड कैंसल हो जाएगा, तो गुड इन दोनों में है तो गुड गुड से फिन फिन कैंसल। तो एक ही वर्ड बचा ना, पॉसिबल का क्या कोड हो जाएगा, PSK। ठीक, अब करियर में भी देखो सक्सेसफुल आप फर्स्ट और लास्ट से कैंसल आउट कर सकते हो, तो आपका RPK कैंसल आउट हो गया सक्सेसफुल, और फिर अटेम्प्ट को आप सेकंड और फोर्थ से काउंट कैंसल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें KER और KER दिख रहा है, तो करियर का बस एक ही कोड बच गया, क्या, ISP। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, करियर पॉसिबल का कोड हो जाएगा PSK और ISP, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखो करियर पॉसिबल आगे पीछे आंसर आ रहा है, बट यहाँ पर सीक्वेंस अलग अलग भी लिखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रेजेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर लाइन में। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से 6, 3 क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। आपके सामने कोड है, पहले फोकस किया करो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या, किस चीज की है, किसका कोड हमसे पूछा गया है। तो चेक कर लेते हैं, हमसे पूछा गया है, पहला पूछा गया है ऑपरेशन रेस्क्यू का कोड बता दो। ऑपरेशन रेस्क्यू का कोड बता दो। तो ऑपरेशन यहाँ पर भी है, रेस्क्यू यहाँ पर भी है, तो आप ऑपरेशन रेस्क्यू का कोड ढूंढोगे, उसका आंसर सही बताओगे, या फिर अब देखो स्मार्ट बच्चा क्या होगा, वो इन 2 वर्ड का लॉजिक नहीं ढूंढने जाएगा। जो स्मार्ट अप्रोच होगी क्या होगी, अपडेट का कोड निकाल लो, बचे हुए दोनों का कोड तो अपने आप ही पता चल जाना है। अगर हम इस क्वेश्चन में अपडेट का कोड फाइंड आउट कर ले तो रेस्क्यू और ऑपरेशन तो अपने आप पता चल जाएगा। अपडेट का देख लो कोड क्या हो जाएगा, तो अपडेट हमारे पास और कहीं तो प्रेजेंट ही नहीं है। अब रेस्क्यू देखा जाए तो रेस्क्यू हमारा SIJ से SIJ कैंसल हो जाएगा, और आपका ऑपरेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो ऑपरेशन में CIH, तो ये हमारा आंसर SIJ ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन में किस चीज की डिमांड की गई थी, एक बार आप ट्राई करो, फिर इसका आंसर वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अब सीख गए हो तो सीख के एक बार कोशिश करो खुद से अप्लाई करने की। क्वेश्चन है कि डिमांड है, अब देखो अभी तक तो वर्ड के कोड पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया, BIH
और WIK का क्या लॉजिक हो जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है BIH और WIK का। अब देखो BIH और WIK तो हमें बस यहीं दिख रहे हैं और कहीं तो है ही नहीं, BIH नहीं है, WIK नहीं है, तो कौन सा ऐसा वर्ड है, रेस्क्यू तो पहले कैंसल आउट हो गया, तो एक ही वर्ड बचता है आपके पास, टीम क्विकली, तो इसका आंसर हो जाएगा टीम क्विकली। अब उसने आगे पीछे लिख के दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्विकली टीम भी दिया हो तो भी हमारा आंसर सही। ठीक, देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच होता है। तो क्विकली टीम, ऑप्शन नंबर डी, टीम क्विकली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर भी हमारा डी ही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे सामने पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर फ्री। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालें कि हमारा कोड फॉर फ्री का आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर फ्री। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये फ्लोट अवे और माइक्रोफोन दो ही वर्ड है ना, फ्री पर्सन, तो ये फ्लोट अवे एक वर्ड माना गया है, डिफरेंट डिफरेंट मत मान लेना कि फ्लोट अलग है, अवे अलग है और फिर माइक्रोफोन अलग है। फ्लोट अवे एक वर्ड हो गया, माइक्रोफोन एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसल आउट करो, या तो फ्री फ्री देख लो कहाँ पर है, तो फ्री मेरा पहले में दिख रहा है और थर्ड में दिख रहा है, देखो फ्री यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो जो फर्स्ट और थर्ड में प्रेजेंट हो, फर्स्ट और थर्ड में मुझे क्या प्रेजेंट मिल रहा है, फ्लोट अवे, तो इस फ्री का कोड भी मेरा क्या हो जाएगा, फ्लोट अवे। ऑप्शन नंबर डी के साथ मार्क करना, सी गलती से भी मार्क मत कर देना, ठीक है। सिर्फ फ्लोट दिया है लेकिन हमें आंसर बताना है फ्लोट अवे का क्या होगा, मतलब फ्री का कोड क्या हो जाएगा, दैट इज फ्लोट अवे। इतना सिंपल होता है। बताओ क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन आप 10-10 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो ना, तो बस एक बार कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत होती है, बाकी कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है ये। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज विल कम बैक को लिखा है MP, RQ, PL एंड फिर बैक टू स्कूल, दो स्टेटमेंट ही दिया गया है। बैक टू स्कूल को लिखा है JN, ST और MP। आपके ये CHSL लेवल में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, जो लोअर लेवल का एग्जाम होता है वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लेवल भी बहुत लो है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं सब्स्टिट्यूशनल वाले में या चाइनीज कोडिंग में। अब हमसे पूछा है बैक का कोड क्या होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं पूछूंगी, बैक का कोड। अब बैक हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है, बैक के अलावा और कुछ तो कॉमन नहीं है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, MP और MP, तो इस बैक का कोड क्या हो जाएगा, MP। ऑप्शन नंबर डी मार्क करके बोलो हर हर महादेव। क्लियर? डाउट किसी को? नहीं। अब अगर स्टूडेंट आप मुझे बता दो, अगर पूछ लिया जाता बताओ बैक सून का क्या कोड हो जाता, बैक सून का कोड क्या हो जाता, तो आपने बैक का तो कोड निकाल दिया कि मैम बैक तो MP है, अब सून का कैसे निकालोगे? सून तो आपके इस दोनों ही स्टेटमेंट में से कहीं पर भी गिवन नहीं है ना, विल कम बैक स्कूल टू स्कूल, ऐसा तो दोनों में से कहीं गिवन नहीं है। तो इस सून का आंसर अब हम ऑप्शन में दिख गया तो हम मार्क कैसे करेंगे? तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि इन वर्ड्स के अलावा कोई MP, RP, PL, JN, ST और MP, इनके अलावा कोई हमारा दूसरा वर्ड होगा जो इसका आंसर हो जाएगा। सपोज करो उसने दे दिया KN, तो MP KN, मतलब इस सून का वर्ड जब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी कोडिंग भी तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, तो इस सून का कोड भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट को मर्ज करवा के। क्लियर? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पर देखो जो कोडिंग है दोनों में ही है, नंबर में भी है और वर्ड में भी है। ट्राई टू फाइंड आउट किसका कोड बताना है, हमें किंग का कोड बताना है। फटाफट से इसका आंसर बताते हैं, किंग का कोड बताना है। अब देखो किंग कहाँ पर प्रेजेंट है, एक ही जगह प्रेजेंट है किंग, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। ब्यूटीफुल, आर और ऑल तो एलिमिनेट हो जाएगा। कौन कौन से नंबर सेम है, 63 हट गया, MOU हट गया, LE हट गया, तो किंग का कोड क्या हो जाएगा 42। अगर क्वीन का कोड पूछता तो क्या हो जाता हमारा 36।
ऑप्शन नंबर डी अगेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, और अब आपको चीजें बहुत आसानी से और इजी तरीके से समझ भी आ रही होंगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने ये रहा। फटाफट से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एनमिटी इन दैट लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज में एनमिटी का कोड क्या हो जाएगा? इसी लैंग्वेज में एनमिटी का कोड क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं एनमिटी हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है। बस एनमिटी तो एक ही जगह प्रेजेंट है और कहीं तो प्रेजेंट नहीं है। तो ट्रुथ से ट्रुथ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। इज से इज कैंसल आउट हो जाएगा, नॉट से नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, इटर्नल से इटर्नल। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसी जगह पर प्रेजेंट है? 7c कैंसल, फिर 9a भी कैंसल और 3a भी कैंसल। तो बचा क्या? 8b। तो इस एनमिटी इकलौता वर्ड है और सबसे ज्यादा डिफरेंट होगा 8b। ऑप्शन नंबर सी इज द परम सत्य आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सारा ही कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न आपके सामने रखा गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप पूरी सीरीज को एक साथ देखा करो। पार्ट 1 आपके सामने अपलोडेड है, 2 भी अपलोड कर दिया गया है, 3 भी। अब ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का आज लास्ट है, ठीक है। फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं सारे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो कि एग्जाम में क्या लॉजिक देगा, इन्हीं में से तो लॉजिक बना के देगा ना। तो बस उसको प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आसानी से आप क्रैक कर पाओगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। फटाफट से सॉल्व करते हैं। अभी एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग। बैंकिंग फील्ड में जाओगे तो और भी बहुत तरीके के कोडिंग मिलेंगे आपको। न्यू पैटर्न कोडिंग आता है, बाइनरी कोडिंग पूछा जाता है, और आपका मैथमेटिकल कोडिंग होता है, मशीन कोडिंग होता है। तो वो सब बैंकिंग का है, ठीक है। जब हम बैंकिंग का सिलेबस करेंगे तो वहां पर हम उसको डिटेल में सीखेंगे। अभी हम एसएससी रेलवे के रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो जितनी ज़रूरत है आपका एक गाइडेंस, आपके डायरेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट करती है आपकी स्पीड से। तो आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसी को दिमाग में रखते हुए ही आपको चीज़ों को आगे लेके चलना होता है। बोला गया हाउ विल नॉट दैम बी कोडेड। नॉट भी और दैम भी कैसे कोड किया जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं। देखो दैम का कोड तो मुझे यहां से मिल जाएगा। क्या दैम और कहीं प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट। तो ऐसा वर्ड ढूंढो जो बस इसी जगह पे प्रेजेंट है। CN कैंसल आउट हो जाएगा और आपका AH कैंसल आउट हो जाएगा। तो दैम का कोड क्या निकल के आया? मेरा EL। अब EL से आपके 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो चुके हैं, या तो B हो जाएगा या तो C हो जाएगा। अब B और C में से देखते हैं UV होगा या RT होगा। नॉट का कोड देखो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। नॉट भी आई थिंक आपका सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट है और कहीं तो नॉट नहीं प्रेजेंट। अलोन कैंसल आउट होगा क्या? नहीं। नाउ तो चलो AH से AH कैंसल आउट हो गया, अलोन आपका SM से कैंसल आउट हो गया। तो एक ही बचेगा ना वर्ड आपका RT, दैट इज ELRT। किस ऑप्शन में? अब नॉट दैम का कोड होगा RTEL, लेकिन ऑप्शंस में आपको पहले ही बोला था अगर रिवर्स करके दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हमारा ELRT ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स, और सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होती हुई चल रही होंगी। बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट ये वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। थोड़े से यहाँ पर स्टेटमेंट को बढ़ा दिया गया। 1 2 3, पहले हमने 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए, फिर हमने 3 स्टेटमेंट वाले, और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। आप एग्जाम में 5 स्टेटमेंट भी दिखेगा ना तो अभी तो मैम आपने बोला था कि 11 वर्ड्स ही पूछता है मैक्सिमम, 12th वर्ड पूछेगा ही नहीं। तो अगर आपके सामने 4 वर्ड दिए जाए और 5 वर्ड दिए जाए तो भी ही मैक्सिमम 11 वर्ड ही ढूंढने जाते हैं। वही वर्ड वापस से रिपीट करके आपके 3-4 स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे भले, लेकिन 11 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। पिछला एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जितने भी आपके एग्जाम्स क्वेश्चंस हुए हैं, अब पिछले जितने भी प्रैक्टिस पेपर है, मॉक पेपर है, आप उठा के देख लो, 11 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किस चीज की डिमांड है? व्हाट इज द कोड फॉर नॉट। नॉट का कोड क्या हो जाएगा? तो नॉट मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है। एलवेज इज अ रिटर्न कोल्ड वेंट सीजन, नहीं। अब देखो सीजन हम यहाँ से एलिमिनेट कर दे,
सीजन सीजन तो टर टर एलिमिनेट हो गया। कोल्ड हमारे पास और कहीं है? नहीं है। विंटर और कहीं पर है? नहीं है। बाकी ऑलवेज का कोई, हाँ विंटर का देखो यहाँ से और यहाँ से हम विंटर भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो विंटर का कोड टिक टिक एलिमिनेट हो गया। आर यू कहीं दिख रहा है? आर आर यू एलिमिनेट हो जाएगा। फिर एस यू दिख रहा है? एस यू भी एलिमिनेट हो गया। अब या तो कोड मी होगा, क्योंकि मी मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा, या तो कोड ना होगा। जो आपका नॉट का कोड है, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो मी हो जाएगा या तो ना हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में मी प्रेजेंट नहीं है ना, ऑप्शन में हमारे पास मी प्रेजेंट नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा निकला हमारे पास? दैट इज ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज इन फ्रंट ऑफ यू। फटाफट से सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर, हाउ विल फॉर टुडे, दो वर्ड का कोड पूछा गया है, फॉर और टुडे का कोड क्या हो जाएगा? फटाफट से एक बार आप कैलकुलेट करें, फिर हम इसका आंसर को मैच करते हैं। लेट्स सॉल्व। चलो तो देखते हैं क्या बोला गया है, फॉर टुडे का कोड क्या हो जाएगा। तो फॉर हमारे पास तो एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पर, तो फन फन एलिमिनेट, ट्रैवल ट्रैवल एलिमिनेट कर दो, फॉर का कोड आ जाएगा। फन फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास क्या कॉमन दिख रहा है? डीवी कॉमन हो गया। फर्स्ट और थर्ड से क्या दिख रहेगा? ट्रैवल कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास 4 का कोड क्या मिल गया? PA। अब PA हमारे पास दो ऑप्शन में है, बी में भी प्रेजेंट है और हमारा सी में भी प्रेजेंट है। देखते हैं टुडे का कोड क्या हो जाएगा। तो विल यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, विल इन दोनों में क्या कॉमन है? CR कॉमन, तो HR बचा। तो PA और HR किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ से देखो 13 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया जो नॉर्मल की, इसको ये बोला जाता है चाइनीज कोडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। अब 14 क्वेश्चन से आपका वही वाला इट मीन्स, इट इज कॉल्ड वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं उस तरीके के क्वेश्चन में आपकी कैसे वेरिएशन के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या बोला गया है, इफ टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो, टेलीविजन को रेडियो बोला जाता है, रेडियो को मोबाइल बोला जाता है, मोबाइल को वॉच बोला जाता है, और वॉच को ट्यूबलाइट बोला जाता है, और ट्यूबलाइट को स्विच बोला गया है। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है, डिमांड जो है वो आपके सामने क्वेश्चन की ये है, व्हाट इज यूज्ड टू मेक कॉल, कॉल करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है आपको? कॉलिंग के लिए टेलीफोन की जरूरत होगी, और टेलीफोन को बोला क्या गया है? रेडियो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, और कुछ नहीं मार्क कर देना। बोला गया है कॉल के लिए क्या यूज किया जाता है? टेलीफोन यूज किया जाता है ना, लेकिन टेलीफोन को क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टेलीफोन का सब्स्टिट्यूट क्या रखा गया है? तो टेलीफोन का सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर रेडियो, तो रेडियो हमारा करेक्ट आंसर होता है। गॉट इट? क्लियर ऑल द पॉइंट्स? मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन 15 आपके सामने ये रहा, इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, water is called color, color is called rain, and rain is called dust. Where do fish live? फिश कहाँ रहती है? तो फिश रहती है वाटर में, और वाटर को स्टूडेंट क्या बोला गया है? ये रहा, वाटर इज कॉल्ड कलर, वाटर को कलर बोला गया है। तो फिश कहाँ रहती है? कलर में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा फिर से सही आंसर। सिंपल है सबसे ज्यादा ना, यहाँ पर ऐसा कोडिंग डिकोडिंग आ जाए तो मैम फिर तो हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन एग्जामिनर बैलेंस पेपर बनाता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जो एग्जाम का होता है वो आपका बैलेंस बनाया जाता है। आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, हु विल टीच इन अ क्लास, क्लास में कौन पढ़ाता है? हमारे सामने स्टेटमेंट है, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर,
टीचर इज कॉल्ड क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल हु विल टीच इन अ क्लास। तो क्लास में कौन पढ़ाएगा? क्लास में एक टीचर पढ़ाता है और टीचर को बोला क्या गया है यहाँ पर? क्लर्क। दैट इज ऑप्शन नंबर ई हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लर्क इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इतने सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो इतनी तो होगी, आप ग्रेजुएट लेवल हो चुके हो, 10th 12th में भी हो, अगर आप 10th का CHSL भी देने जाते हो, 12th कर चुके हो, CHS MTS भी देने जाते हो, तो भी आप यहाँ पर आराम से इतनी नॉलेज तो 5th स्टैंडर्ड के भी बच्चे की रहती है। ठीक है, पूछा गया है विच इज द चीपेस्ट ज्वेल, सबसे सस्ता ज्वेलरी कौन सी है, कौन सा रत्न सबसे सस्ता है? तो यहाँ पर देखो डायमंड तो सस्ता होता नहीं है, गोल्ड भी सस्ता नहीं है, तो डेफिनेटली सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, सिल्वर सस्ता होता है। और सस्ता क्या है? सिल्वर, और सिल्वर को ही क्या बोला गया है यहाँ पर? रूबी बोला गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का फिर से करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। फटाफट से इसका आंसर आप बताएंगे, उसके बाद हम इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करते हैं कि कौन सा हमारे पास सही दिया गया है। इफ आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज एंड नोज इज कॉल्ड टंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड बी यूज टू हियर। आप सुनने के लिए क्या यूज करते हो? हियर के लिए, सुनना हो तो आप किस चीज का यूज करते हो? तो हियर के लिए हम यूज करते हैं कानों का, और ईयर को बोला क्या गया है यहाँ पर? नोज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? इससे सिंपल क्या ही है, डेफिनेटली इससे सिंपल क्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप। बोला गया है इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है? दैट इज रेड, रेड कलर। और रेड को यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है? रेड इज कॉल्ड येलो, तो ह्यूमन ब्लड दैट इज येलो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। इफ ऑरेंज आर एप्पल्स, बनाना आर एप्रिकॉट्स, एप्पल आर चिलीज, एप्रिकॉट्स आर ऑरेंज एंड चिलीज आर बनाना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। ग्रीन कलर का इनमें से क्या होता है हमारे पास? चिली, मिर्ची तो आपकी ग्रीन कलर की होती है, और चिली इज डिफाइन एज, चिली को क्या बोला गया है? बनाना। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही। अब एक चीज आपने इन क्वेश्चंस में नोट किया होगा कि जो भी हम आंसर मार्क कर रहे हैं ना, वो आफ्टर वाला ही मार्क कर रहे हैं। जब हमारे सामने मीन दिया होता तो हम बिफोर वाला ऑप्शन मार्क करते। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ पेन इज टेबल, टेबल इज फैन, फैन इज चेयर, chair is roof, on which of the following will a person sit? पर्सन किस पर बैठता है? चेयर पर बैठता है, बट चेयर का सब्स्टिट्यूट क्या गिवन है? चेयर इज ऑन रूफ, चेयर को रूफ बोला गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखो ऑप्शन में आपका चेयर भी है, अगर बच्चा इस चीज को नहीं पढ़ता है और डायरेक्ट ये कोशिश करता है कि क्वेश्चन के डिमांड क्या है, तो यहाँ पर आपका गलत आंसर मार्क कर सकते हो। अगर सिर्फ ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट, तो आप तो चेयर मार्क करोगे ना, लेकिन चेयर का सब्स्टिट्यूट क्या दिया गया है, हमें इस पे फोकस करने की जरूरत होती है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 22। इफ बैट इज कॉल्ड रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज शटल, शटल इज लूडो, लूडो इज कैरम, व्हाट इज द क्रिकेट प्लेड विद। तो क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से, और बैट को क्या डिफाइन किया गया है स्टूडेंट? रैकेट। तो हम रैकेट ऑप्शन के साथ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है।
क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद इन मतलब 10 सेकेंड में तो आप 3-4 क्वेश्चन उड़ा सकते हो, है ना ऐसी चीजें ये। तो पहले ही आपको बोल दिया था कि ये चैप्टर इजी है, और जो चैप्टर थोड़े थे उसमें स्टार्टिंग में भी वार्निंग दे देती हूँ कि ध्यान से फोकस होके पढ़ लेना। इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, देन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, मैन किस पे सोता है? बेड पर, और बेड को क्या बोला गया है? विंडो। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का फिर से करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 24। आपका क्वेश्चन है इफ बुक इज कॉल्ड वॉच, वॉच इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी एंड डिक्शनरी इज कॉल्ड विंडो, विच इज यूज टू कैरी द बुक, बुक कैरी करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो? बैग का, और बैग को बोला क्या गया है? बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी। दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टाइप का। तो 2 टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, कौन कौन से? एक तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशनल का, चाइनीज कोडिंग और जापानीज कोडिंग, और ये है हमारा कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट कोडिंग होती है। ये वाले क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, आपके जापानीज चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं। अब हमारा आता है कंडीशनल कोडिंग। अब कंडीशनल कोडिंग में आप देखोगे और कहोगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है? इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व करने में ही हालत खराब हो जाएगी, लेकिन इससे डरने की नो नीड टू बी वरी। ठीक है, हमें किस चीज की जरूरत है? तसल्ली से धैर्य रख के पहले पढ़े तो कि पूछना क्या चाह रहा है, और जब आप कंडीशन को पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार आप मेरी अप्रोच देखना, इससे 3 क्वेश्चन रिलेटेड है, फिर आप उसके आंसर भी बता पाओगे। देखो, बोला गया है आपके सामने हर क्वेश्चन में अ सेट ऑफ मार्क इज गिवन बाय 4 कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल कोड्स। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके। फिर है यू हैव टू फाइंड आउट विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट दिया गया है। कोडेड फॉर्म एंड पोजीशन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिजिट एज पर द फॉलोइंग कोड। जो नीचे कोड है ना, ये उसने फिक्स बना के दिया है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है इस टेबल के अंदर। अगर कुछ नहीं मैच होता तो हम ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, नन ऑफ दिस तो आंसर। तो ऊपर वाली तो सारी आपकी डायरेक्शन थी जिसमें आपको सिर्फ समझाया है कि करना क्या है। अब यहाँ पर जो 1 2 3 दिया है, ये आपका क्या चल रहा है? ये आपकी कंडीशन दे रखी है। कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है, और इतनी बड़ी कंडीशन को हमें शॉर्ट फॉर्म में नोट करना है। ठीक है, ये कंडीशन आपके सामने गिवन है और इसी कंडीशन को हमें शॉर्ट फॉर्म में नोट करना है। पहली कंडीशन बोली गई है स्टूडेंट क्या? इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड नंबर एंड द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। तो आप इस चीज को शॉर्ट में ऐसे नोट करो, अगर पहला डिजिट आपका ऑड है और लास्ट डिजिट आपका इवन है तो बोथ विल बी कोडेड। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, तो दोनों का जो कोड होगा बोथ विल बी कोडेड एज एक्स। तो इन दोनों की ही जगह हमें एक्स वाली कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक, बोथ विल बी कोडेड एज एक्स। अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में होती है तो हमें इस चीज को अप्लाई करना है। दूसरी कंडीशन को रीड करते हैं। इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन नंबर एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर। अगर पहला डिजिट इवन है और लास्ट डिजिट ऑड है, आप जिस तरीके से अपनी शॉर्टकट भाषा को समझ पाओ उतने ही शॉर्टकट में आप इस स्टेटमेंट को नोट कर सकते हो, ताकि आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए बार बार ना पढ़ना पड़े और आपका टाइम भी सेव होता हुआ चला जाए। ठीक है, बोथ आर टू बी कोडेड एज वाई। तो इन दोनों ही की जगह हमें अपना वाई कोड अप्लाई कर देना है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ ईदर, अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर इज 0, या तो पहला 0 है या तो दूसरा लास्ट लेटर भी 0 है। फर्स्ट और लास्ट अगर आपका 0 होता है तो देन बोथ विल बी कोडेड एज, देन कोड 0 एज W। तो 0 की जगह हमें W कोड कर देना है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट को हमने अपने एक शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लिया। आइए बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड सवाल कैसा पूछा गया है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है। अब ये कंडीशन है, आपके सामने क्वेश्चन ये है, पहला लेटर भी ऑड और आखिरी लेटर भी ऑड। ऐसी कोई कंडीशन थी क्या? आपके क्वेश्चन में
ऐसी कोई कंडीशन थी पहला भी ऑड और लास्ट भी ऑड? नहीं थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर, इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट कोड कर देना है। डायरेक्ट कोड कैसे करना है? 3 2 8 4 6 9। अब इसी का देखो, 3 का क्या बताया है? E, 2 का कोड क्या बताया है? B। अब E B से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो क्या आप C ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाओगे? कभी नहीं करना है ऐसी गलती। क्यों? क्योंकि आपके सामने नन ऑफ दीज भी तो दिया है। क्या पता E B से ही स्टार्ट हो बट आगे के लेटर मैच ना हो, तो वो वर्ड इन ऑप्शन में ही प्रेजेंट ना हो, फिर तो आप C मार्क करते हो तो गलत हो गया ना। तो सारा ही जब नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया जाए तो हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना पड़ता है। क्या पता सारे ही ये M की जगह कुछ और लेटर आया आपका एंड में, फिर तो आप इसको लेकर रोते रहोगे कि आप सोचोगे क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन वो गलती से गलत हो जाता है। तो पूरा निकाल लेते हैं। 8 का कोड है N, 4 मतलब D, 6 मतलब T और 9 मतलब M। अब आप मैच करो पूरा, E B N T D M। अब हम ऑप्शन नंबर C को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 3। अब यहां पर क्या कंडीशन? 6 3 1 4 2 0। आपके सामने बोला गया था अगर आपका लास्ट लेटर 0 है, आइदर वाली कंडीशन थी ना, अगर आपका लास्ट लेटर 0 है तो हमें उस लास्ट लेटर की जगह क्या प्लॉट कर देना है? W। कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो इस 0 की जगह W हो जाएगा, बाकी आप एज इट इज कर दो। 6 का मतलब T, 3 का मतलब E, 1 का मतलब K, 4 का मतलब D और 2 का मतलब B। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा TEK DBW, TEK DBW, दैट इज ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। मूविंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा। आपके सामने गिवन है 6 4 0 5 9 8। ऐसी कोई कंडीशन है हमारे पास जिसमें आपका पहला लेटर भी वॉवल आ जाए और आखिरी भी वॉवल आ जाए? तो ऐसा तो नहीं था। ऑड इवन, वॉवल नहीं सॉरी, ऑड इवन, ऑड इवन, इवन ऑड और 0 0। तो हमारे पास एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या? हमारा डायरेक्ट कोड हो जाएगा। 6 का कोड क्या दिख रहा है? T, 4 का कोड D, 0 का कोड J, 5 का मतलब R, 9 का मतलब M और 8 का मतलब N। TDJRMN, TDJRMN, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये था आपका कंडीशनल कोडिंग। और वैरायटी के कंडीशंस हो सकती हैं, बट बस हमें समझना होता है, स्टेटमेंट बोल के नोट करना होता है शॉर्ट फॉर्म में और क्वेश्चंस में देख के अप्लाई करना होता है, बस कुछ नहीं होता कंडीशनल कोडिंग भी। ठीक है, तो हमने हर तरीके के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू क्लास। आपका कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है? आपका बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिया, लेटर कोडिंग भी हो गया, नंबर कोडिंग भी हो गया और मिक्स्ड कोडिंग में जितने भी तरीके के आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके लिए हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं अपना कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा है और अपनी राय को भी रखना है कमेंट बॉक्स में। आप जरूर बताया करो, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है आपका सजेशन जानना, क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस है तो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है आपस में इंटरैक्ट करने के लिए, हम कमेंट बॉक्स में अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आपका व्हाट्सएप चैनल हो या फिर थ्रेड यूज़ करते हो, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं तो इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होता है, वहां से आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कॉलिंग के लिए भी नंबर प्रोवाइड किया गया है सेशन के स्टार्टिंग में, तो आप हमसे चाहें तो कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने ट्रिकर पे भी आप देखोगे तो आपके सामने नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर हम वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं, अपना पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं
और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात होती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चन को आप चाहते हो कि डेली हैबिट में उसको ले आओ, उसके यूज टू हो जाओ, तो डेली मेरे साथ जुड़ना ना भूले 9 बजे मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे हम 9 बजे जुड़ के वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। आरआरबी अभी फिलहाल के लिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जिसमें हम 9 बजे अपने सेशन को लाइव करते हैं। वहां पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता रहे होते हैं और हमारी प्रैक्टिस होती है, साथ ही साथ नए नए लॉजिक भी सीखते हैं और क्वेश्चन के अप्रोच करना भी सीखते हैं। तो 9 बजे आप जुड़ना ना भूला करें। वहां पर आप अपना टाइमर सेट कर दीजिएगा, रिमाइंडर लगा लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको लाइव सेशन लग चुका होगा, जाके नोटिफाई भी कर लेना है आपको वहां पर। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में आपका वेट रहेगा। तो जुड़ते हैं अगले सेशन में एक नई चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।